हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब हर दिन करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज हम फिर 7 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स एमसीक्यूज विद फुल एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हुए हैं। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, पुलिस, डिफेंस या किसी भी स्टेट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और आपके लिए लाभकारी है। आइए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। तो प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं डॉक्टर BN गंगाधर, ऑप्शन बी अरुण पुरी, ऑप्शन सी राजीव सिन्हा एंड ऑप्शन डी आनंद विश्वनाथ। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर BN गंगाधर। डॉक्टर BN गंगाधर को ही अभी हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर को 3 जुलाई 2024 को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कैबिनेट ने कुछ और नियुक्तियां की हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है डॉक्टर अनिल डी क्रूज, जो कि निदेशक हैं ऑन्कोलॉजी अपोलो अस्पताल। ठीक, इनको जो है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर संजय बिहारी, जो कि चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में के निदेशक हैं, उन्हें मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जो है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के प्रोफेसर एमेरिटिस डॉक्टर राजेंद्र अच्युत बड़वे को 2 वर्ष की अवधि के लिए अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया है। आपको यहाँ बताते चलें कि यह नियुक्तियाँ जो है 4 वर्ष की अवधि के लिए हैं, जब तक कि नियुक्त व्यक्ति 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक यह नियुक्ति मान्य है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग क्या है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय है जिसका काम चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा पेशेवरों यानी प्रोफेशनल्स, संस्थानों और अनुसंधान को नियंत्रित करना है। यानी जो चिकित्सा आयोग जो है वह भारत के अंदर चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा जो प्रोफेशनल्स हैं और जो संस्थान हैं या अनुसंधान सेंटर्स जो हैं उनको नियंत्रित करता है। चिकित्सा आयोग योग्यता को भी मान्यता देता है, यानी जो चिकित्सा यानी जो डॉक्टर्स जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो उस चीज़ के लिए कैपेबल है कि नहीं है, यानी MBBS की जो डिग्री वगैरह है वो इसी चिकित्सा आयोग द्वारा मान्य की जाती हैं। मेडिकल स्कूलों को मान्यता देता है, चिकित्सकों को पंजीकरण प्रदान करता है, चिकित्सा पद्धति की निगरानी करता है और भारत में चिकित्सा की बुनियादी ढांचे का आकलन भी करता है, जिसका गठन जो है आज से 3 साल पहले लगभग 25 सितंबर 2020 को हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली, भारत में है। यह जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसके जो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं इस समय डॉक्टर JP नड्डा हैं। तो प्रश्न है, भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़ी इलायची रोगों का पता लगाने के लिए किसके साथ AI उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी टेक महिंद्रा, ऑप्शन सी NIC एंड ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों, इसका उत्तर है NIC, ऑप्शन सी। NIC के साथ ही भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़ी इलायची रोगों का पता लगाने के लिए हाल ही में AI उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत मसाला बोर्ड ने बड़ी इलायची की बीमारियों का पता लगाने और वर्गीकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहायता प्राप्त उपकरणों का विकास और तैनाती नामक परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU के अनुसार मसाला बोर्ड NIC को स्वस्थ और रोगग्रस्त बड़ी इलायची के पत्तों की तस्वीरें उपलब्ध कराएगा और NIC जो है इनको कोलकाता में अपनी लैब में संशोधित करेगा और ताकि यह पता लगा सके
की रोगग्रस्त इलायचियों की सटीक पहचान करने के लिए एआई उपकरणों को प्रशिक्षित किया जा सके। एनआईसी क्या है? एनआईसी यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऐसा कि आपको पहले ही बताया है। एनआईसी भारत सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है। सरकारी क्षेत्र में बेहतर पद्धतियां, एकीकृत सेवाओं तथा विश्वव्यापी समाधानों को अपनाने वाली ई सरकार ई शासन संबंधी समाधानों को प्रदान करने के लिए स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1976 में किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान जो निदेशक हैं वह अमित अग्रवाल जी हैं। इसका जो पैतृक संगठन है वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आपको पहले बताया है। और इसके वर्तमान मंत्री जो हैं वो अश्विनी वैष्णव, कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार। भारतीय मसाला बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय मसाला बोर्ड भारत सरकार का मसालों से संबंधित एक विनियामक एवं निर्यात संवर्धक एजेंसी है। यह एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात, संवर्धन और इलायची के विकसित हेतु उत्तरदायी है। मसाला बोर्ड भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी प्रचार के लिए यह प्रमुख संगठन है। यह बोर्ड भारतीय निर्यातकों एवं विदेशी आयातकों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है, जो दोनों के बीच में समन्वय बनाने का काम करता है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1987 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है कोच्चि के केरल में है। अध्यक्ष सुभाष बसु हैं। पैतृक संगठन आपको पहले ही बताया, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। और वर्तमान मंत्री जिसके हैं पीयूष गोयल, कैबिनेट मंत्री। आप यहाँ पर स्टैटिक जीके का भी कुछ पोर्शन यहाँ देखते चलते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है, साथ ही यह सबसे बड़ा उपभोक्ता और निर्यातक भी है। भारत में पूरे विश्व का लगभग 75% उत्पादन मसालों का होता है। भारत में शीर्ष मसाला उत्पादक राज्य जो हैं वो मध्य प्रदेश हैं, राजस्थान है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल हैं। केरल के कोझिकोड को मसालों का राजा या मसालों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर कई तरह के मसालों का उत्पादन किया जाता है और इतना ही नहीं, यह मसाले विदेशों में भी भेजे जाते हैं। यहाँ पर काली मिर्च, तेज पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल और वनीला पाउडर जैसे मसालों का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत किया है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ऑप्शन सी यूजीसी एंड ऑप्शन डी नीति आयोग। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन डी नीति आयोग। नीति आयोग ने ही हाल ही में संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में नीति आयोग ने संपूर्ण देश भर में आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों को प्राप्त करने के लिए 3 महीने का संपूर्णता अभियान शुरू किया है, जो कि 4 जुलाई 2000 से 30 सितंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर के लगभग 112 जिलों और 500 ब्लॉकों में 6 चिन्हित संकेतकों के आधार पर परिपूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संपूर्णता अभियान के 6 प्रमुख संकेतकों को देख लेते हैं। इनमें पहला है ऐसी गर्भवती महिलाएं, उनका प्रतिशत जिन्हें देखभाल के लिए पंजीकृत किया गया है। दूसरा, मधुमेह से पीड़ित लोगों का प्रतिशत कितना है, यह ध्यान दिया जाएगा। तीसरा, हाइपरटेंशन से पीड़ित व्यक्तियों का प्रतिशत, वे कितने हैं। साथ ही ऐसी गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जिन्हें अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जा रहा है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का प्रतिशत एवं ऐसे स्वयं सहायता समूहों का प्रतिशत जिन्हें प्रखंड स्तर पर राशि उपलब्ध कराई जा रही है, इनको देखा जाएगा। यानी यह 6 संकेतक हैं जो कि इस 3 महीने के अभियान के अंतर्गत, जो कि 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा, इन 6 संकेतक हैं, इन संकेतकों को ऊपर
कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और परिवर्तन संस्था यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जैसे कि नीति के नाम से भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, इसे नीति आयोग कहा जाता है। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति से संबंधित थिंक टैंक है जो दिशा निर्देश और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है भारत सरकार को। नीति आयोग भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हुए केंद्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, 9 साल पहले। इसका पूर्ववर्ती नाम योजना आयोग है, जैसे कि पहले हम योजना आयोग के नाम से भी जानते थे, लेकिन 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने जो है इसका नाम बदल करके योजना आयोग की जगह नीति आयोग कर दिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, यानी नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो इसके अध्यक्ष होंगे। वर्तमान उपाध्यक्ष जो है वो सुमेन बेरी हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति वर्तमान उपाध्यक्ष होगा। इसका संचालन परिषद जो है इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जो हैं इसके संचालन परिषद में होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन ए सतह से सतह, ऑप्शन बी हवा से सतह एंड ऑप्शन सी हवा से हवा, या ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी हवा से सतह, यानी रुद्रम 2 जो मिसाइल है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है यह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ एकीकृत किया गया है जो लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। DRDO के बारे में ज़रा सा देख लेते हैं। DRDO जो है वो भारत सरकार की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए एक अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। वर्तमान में संस्था की अपनी 51 प्रयोगशालाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करती हैं। 5000 से अधिक वैज्ञानिक और 25,000 से अधिक तकनीकी कर्मचारी इस संस्था के संसाधन हैं। वर्तमान में DRDO में रडार, प्रक्षेपास्त्र इत्यादि से संबंधित कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। DRDO का गठन जो है 1958 में किया गया। इसके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी हैं। इसका पैतृक संगठन जो है वो रक्षा मंत्रालय है। वर्तमान जिम्मेदार मंत्री जो हैं वो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी हैं। और DRDO का मुख्यालय जो है वो DRDO भवन नई दिल्ली में है। जनवरी से लेकर के अब तक जितने भी DRDO द्वारा परीक्षण किए गए हैं, आइए ज़रा उन पर एक निगाह डाल लेते हैं। जिसमें पहला है 13 जनवरी को परीक्षण किया गया नई पीढ़ी की आकाश NG कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। दूसरा है 1 मार्च जमीन पर आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली जिसे हम VSHORADS कहते हैं। तीसरा है 19 अप्रैल को स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल जिसे ITCM भी कहा जाता है, इसका परीक्षण किया गया। चौथा परीक्षण जो है वो 1 मई 2024 को सुपरसोनिक मिसाइल यानी असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट, जिसे स्मार्ट शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसका सफल परीक्षण किया गया। पांचवा है 31 मई रुद्रम 2 सुपरसोनिक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। अगला प्रश्न है शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी अस्ताना, ऑप्शन सी मॉस्को एंड ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, जहां पर शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2024 जो है वह आयोजित किया जा रहा है। 24वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 में राष्ट्राध्यक्षों की परिषद बैठक 4 जुलाई
2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न देशों के नेता एक साथ आए। इसमें जो महत्वपूर्ण सहभागी राष्ट्राध्यक्ष थे उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और भारत की ओर से जो है भारत के प्रधानमंत्री को शामिल होना था इसमें, पर भारत के प्रधानमंत्री इसमें सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। उनकी जगह जो है भारत का प्रतिनिधित्व जो है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। मेज़बान कंट्री जो है वो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम स्मार्ट टोकायेव ने किया। स्थान जो है वो स्थाना कजाकिस्तान की राजधानी। आपको यहाँ यह भी बताते चलें कि 25वें SCO शिखर सम्मेलन राष्ट्राध्यक्ष परिषद की अगली बैठक चीन में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए चीनी शहर किंगदाओ को 2025 के लिए SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन, जिसे SCO कहा जाता है, इसे ज़रा सा देख लेते हैं। प्रारंभ में यह शंघाई 5 के नाम से गठन किया गया था, जिसका गठन जो है वर्ष 1996 में 5 देशों ने मिलकर किया था, जिसमें कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजिकिस्तान थे। इसका उद्देश्य जो है वो यह एक राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। राष्ट्राध्यक्षों की परिषद SCO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के साथ ही इस संगठन का नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO कर दिया गया। भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या के मामले में यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशिया के लगभग 80% क्षेत्र और दुनिया की लगभग 40% आबादी को कवर करता है। 24वां शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में बेलारूस को 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इससे पहले बेलारूस जो था वो पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में शामिल था। भारत और पाकिस्तान 2017 में SCO में शामिल हुए और 2023 में ईरान जो है इसका 9वां सदस्य बना। इसका पूर्ववर्ती नाम शंघाई 5, जो कि 26 अप्रैल 1996 को स्थापित किया गया। SCO की स्थापना 2001 में है। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। कुल स्थायी सदस्य 10 हैं। पर्यवेक्षक सदस्य यानी ऑब्जर्वर सदस्य जो है वो अफगानिस्तान और मंगोलिया हैं। महासचिव इसके झोंग मिंग हैं, जो कि चीन के रहने वाले हैं, और इसके जो उप महासचिव हैं वह सबीर इमानडोसोव, वांग कैवेन, अजीज़ नौसिरोव और व्लादिमीर पोटाम्पेको हैं। अगला प्रश्न है, ICC की T20 अंतर्राष्ट्रीय ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन ए हार्दिक पांड्या, ऑप्शन बी अक्षर पटेल, ऑप्शन सी शिवम दुबे और ऑप्शन डी रविंद्र जडेजा। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन ए हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ही अभी ICC की T20 अंतर्राष्ट्रीय ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के उप कप्तान हार्दिक पांड्या ICC पुरुष T20 ऑलराउंडर की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। T20 वर्ल्ड कप जीत में अपनी टीम के लिए गेंद और बल्ले दोनों से उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान 151.58 की औसत से लगभग उन्होंने 144 रन बनाए और गेंदबाजी में उन्होंने 11 विकेट अपने नाम किए हैं। जैसा कि हम सभी अभी जानते हैं कि हाल ही में ICC की T20 वर्ल्ड कप 2020 में भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए दूसरी बार जो है खिताब अपने नाम किया है और फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने 7 रनों से जीत दर्ज की है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि T20 के दौरान जो कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं उन रिकॉर्ड्स पर एक निगाह डाल लेते हैं। T20 विश्व कप 2020 में
मैन ऑफ द मैच जो है विराट कोहली को मिला। T20 विश्व कप 2024 में सर्वाधिक रन जो है वो रहमानुल्लाह गुरबाज अफ़गानिस्तान के हैं। 8 पारियों में 281 रन बनाया है उन्होंने। T20 विश्व कप 2024 में सर्वाधिक विकेट जो है वो फजल हक फारूकी, यह भी अफ़गानिस्तान के हैं। 8 मैचों में इन्होंने 17 विकेट लिए हैं। T20 विश्व कप में सर्वाधिक जीत किसके नाम है, तो यह भारत के नाम पर है। 8 मैच खेले हैं और 8 के 8 जीते हैं। T20 विश्व कप 2024 में सर्वोच्च स्कोर यह निकोलस पूरन जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं, इन्होंने 53 गेंदों में 98 रन बनाया है। अगला प्रश्न है, देश में लागू नए आपराधिक कानून के तहत पहला मामला किस शहर में दर्ज किया गया। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन ए ग्वालियर। यानी देश में, जैसा हम सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं और नए आपराधिक कानूनों के तहत जो है ग्वालियर में पहला मामला रिकॉर्ड किया गया, जो कि 12:10 पर किया गया। 1 जुलाई से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून यानी न्यू क्रिमिनल लॉ लागू हुए हैं। पहले इंडियन पिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट IAA होते थे, लेकिन अब इन धाराओं को ख़त्म कर दिया गया है और इनकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA ने ले ली है। 1 जुलाई को इसके लागू होने के बाद देश में पहला केस मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज हुआ। रात 12:10 पर यह दर्ज हुआ केस जो है यह एक स्पोर्ट्स बाइक की चोरी का केस था। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 को 25 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और इसके बाद जो है इसे पब्लिक के लिए जो है गजट में छपवाया गया था, जिसके बाद जो है यह 1 जुलाई 2024 को पूरे देश भर में लागू हो गया। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 के लागू होने से भारतीय न्याय प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन हुए हैं। आइए जरा इनको देख लेते हैं। इसमें पहला है, इसके द्वारा राजद्रोह कानून को निरस्त कर दिया गया। इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। संवेदनशील संचालन और त्वरित चिकित्सा परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। इससे अपराध पीड़ितों को न्याय मिलना आसान हो जाएगा। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सशक्त करेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR, किसी भी मामले में FIR दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में न्याय मिल सकेगा। यानी कि अब कोई भी केस हो उसको मैक्सिमम 3 साल के अंदर ही दर्ज होने से लेकर के 3 साल के अंदर ही उसको सुप्रीम कोर्ट तक को न्याय देना होगा। त्वरित न्यायिक प्रक्रियाएं, अदालती फैसले देने के लिए सख्त समय सीमाएं बनाई गई हैं। 45 दिनों के भीतर और आरोप लगाने के 60 दिनों के भीतर समयबद्ध न्याय प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जीका वायरस का मामला सामने आने के बाद से केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका उत्तर है महाराष्ट्र। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जीका वायरस का मामला सामने आया है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जो है एडवाइजरी जारी की है। महाराष्ट्र में जीका वायरस के कई मामले सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीका वायरस को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। महाराष्ट्र के पुणे में बीते 11 दिनों में जीका वायरस के 6 मामले सामने आ चुके हैं। 1 जुलाई को 2 गर्भवती महिलाओं में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस एडवाइजरी के तहत सभी राज्यों को निगरानी बढ़ाने और गर्भवती महिलाओं में जीका वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्क्रीनिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को मच्छरों से मुक्त रखने के लिए एक नोडल अफसर नियुक्त करने के साथ ही
रिहायशी इलाकों, स्कूलों, निर्माणाधीन स्थलों और विभिन्न संस्थानों को भी मच्छर से मुक्त रखने को कहा गया है। इस बीमारी से संक्रमित गर्भवती महिलाओं को होने वाले बच्चों में पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। क्या है जीका वायरस और उससे संक्रमण के लक्षण? जीका वायरस एक मच्छर जनित वायरस है जिसकी पहचान सबसे पहले 1947 में युगांडा में रीसस मैकाक बंदर में हुई थी। इसके बाद 1950 के दशक में अन्य अफ्रीकी देशों में मनुष्यों में संक्रमण और बीमारी के सबूत भी मिले। जीका वायरस का नाम युगांडा के जीका जंगलों के नाम पर रखा गया है। इस बीमारी से संक्रमित ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि वे जीका वायरस से संक्रमित हैं, क्योंकि जीका वायरस से संक्रमित व्यक्ति ज़्यादातर लोगों में लक्षण विकसित ही नहीं हो पाते हैं, परंतु जिनमें लक्षण विकसित होते हैं उनमें कुछ प्रमुख लक्षण जो हैं वह है सिर दर्द, बुखार, जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते और लाल धब्बे, आँखों के सफ़ेद हिस्से में लालिमा और मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। भारत में पहला जीका वायरस संक्रमण का मामला 2016 में सामने आया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट MCQs के साथ और उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और हमारे द्वारा की गई मेहनत से आपको अच्छा लगता है और आपको कुछ सीखने को मिलता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो का जो अपडेट जो है वो समय पर मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।